A sample. What do you understand by a sample? Hello? Population. Part of a population. ठीक है. और what do you understand by random sample? Random sample क्या होता है? अच्छा, population क्या होता है? तो जो भी जैसे आउटकम या फिर पॉसिबिलिटीज रहेगा उसमें से हम लोग निकाल लेते हैं, तो सैंपल जो पार्ट है वो कैलकुलेशन कहलाएगा. मैम, a set of similar objects. A set of similar Sorry, objects. but your voice is not clear. My voice is not clear. Hello? No, ma'am. मेरी वॉइस नहीं आ Yes, रही है ma'am. आपको? आ रही है मैम. मैम आपकी आ रही है, जिन्होंने अभी आंसर दिया था उनकी आवाज नहीं आ रही. हाँ हाँ हाँ, उनकी आवाज मुझे भी नहीं आई है. बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है उनकी तरफ से, मतलब बहुत ज्यादा कट रही थी. मुझे लगा मेरी शायद वॉइस में प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं, चलो. No, ma'am, your उन्होंने voice भी is सही. clear. ओके ओके, उन्होंने भी सही दिया होगा आंसर. मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाई, लेकिन एक एक दो दो वर्ड जो लगे तो लगा कि हाँ रिलेटेड ही बोल रहे हैं कुछ. ओके. नाउ पॉपुलेशन और सैंपल आपको पता है क्या होता है. हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस करा था कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंशिएशन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड अ स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक किसी ने फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्लासेस अटेंड करी थी, जब हम फर्स्ट 2 क्लासेस या 3 क्लासेस कर रहे थे, तो हमने पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था. Parameter is a characteristic for of value in a sample population. that is used for statistical purpose. जो मैम हम जनरली सैंपल से जिन्हें कैलकुलेट करते हैं उन्हें स्टैटिस्टिक कहते हैं, और पैरामीटर बड़े स्केल पे कैलकुलेट करते हैं. ओके ओके, वेरी गुड. पॉपुलेशन पॉपुलेशन में की ये होगा. जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक जब हम पॉपुलेशन का डिफाइन करते हैं या फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर. और स्टैटिस्टिक होता है अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल. ठीक है. व्हेन वी टेक मतलब मान लो अगर हम सैंपल मीन निकाल रहे हैं और पॉपुलेशन मीन निकाल रहे हैं, तो इसमें पैरामीटर कौन सा है और स्टैटिस्टिक कौन सा है? मैम फिर से पूछिए, सुनाई नहीं दिया. ओके. स्टैटिस्टिक और जो भी है जिसके माइक्स ऑन है प्लीज ऑफ कर ले. हाँ, आई एम आस्किंग दैट इफ आई एम टेकिंग आउट द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन. ठीक है. तो उसमें ये बताओ व्हाट विल बी द पैरामीटर एंड व्हाट विल बी द स्टैटिस्टिक? मैम सैंपल मीन होगा स्टैटिस्टिक, जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो पैरामीटर. ओके ओके. तो मतलब ये चीजें तुम्हें पता है. थोड़ा सा जो है इस यूनिट में फर्स्ट स्टेप टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अ रैंडम सैंपल. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अ पैरामीटर, देन डेफिनेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक. सो डेफिनेशन ऑफ अ रैंडम सैंपल क्या होगा? एक सैंपल अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम रूल फॉर ड्राइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैंपल. ठीक है. सैंपल क्या होता है? सैंपल वो होता है, एक पॉपुलेशन है और उसमें से हमने कुछ उसका पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है. विद सम रूल्स, कुछ किसी भी पर्टिकुलर रूल से, कि मतलब जैसे हम फर्स्ट ले लेंगे या 10th ले लेंगे या फिर हम ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. तो दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच वी आर टेकिंग विच वी आर टेक ठीक है. क्या बता रही थी मैं? हाँ, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम रूल फॉर ड्राइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन. ठीक है. अगर हमें जो है पॉपुलेशन के बारे में कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालना है, तो हम एक पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करते हैं. वी सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड अ सैंपल. ये उस पूरे पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. दिस सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. ऑल राइट. ठीक है. A sample is a finite subset of population. Finite subset मतलब what do you understand by finite subset? Countable subset.
yes, Yes, it ma'am. can be countable. ठीक है. The elementary unit or a group of elementary unit in a population which is used as a basis of population is called a sampling unit. एक पर्टिकुलर यूनिट जो है उस पॉपुलेशन उस सैंपल की, दैट विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्री यूनिट और सैम्पलिंग यूनिट. ठीक है. मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, आपने उसका सैंपल लिया, उसमें आपकी एक पॉपुलेशन है कहीं की भी क्लास की पॉपुलेशन. ठीक है. उसमें आपने सैंपल ले लिया 10 लोगों का. ठीक है ना. हाइट आपको मेजर करनी है अपनी क्लास की, और आपने अपनी क्लास में आपके मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने 10 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया. तो 10 स्टूडेंट में ये जो हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा दैट विल बी रेफर्ड एज अ सैम्पलिंग यूनिट. ऑल राइट. Okay, ma'am. And the number of sampling unit selected in the sample is called the sample size. और ये जो 10 लोगों की sampling unit है, इनका total जो ये 10 है, that will be called as sample size. Is it clear? Is it मैम clear now? सैंपल साइज क्या है, फिर से बताइए. सैंपल साइज ये है कि जैसे आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है आपकी क्लास की. ठीक है. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज दैट कि हमें फाइंड करना है एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो इन ऑर्डर टू फाइंड, अगर हम 100 लोगों की एवरेज हाइट निकालेंगे, सबकी हाइट हमें मेजर करनी होगी. ठीक है. तो वो अभी टीडियस हो जाएगा. लेकिन नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि 100 नहीं होता पॉपुलेशन साइज, बहुत बड़ा होता है पॉपुलेशन साइज. इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी 10 लाख, इट कैन बी 1 करोड़. तो वो 1 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन साइज जो होता है, उसमें अगर आपको हाइट मेजर करनी है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, या कुछ भी मेजर करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो फॉर अवॉइडिंग दैट व्हाट वी डू इज वी टेक अ सैंपल. हम एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं उस पॉपुलेशन का. अब इस केस में हमने क्या कंसिडर कर रखा है कि हमारी आपकी क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने उसमें से 10 स्टूडेंट्स ले लिए, सिलेक्ट कर लिए. तो ये जो 10 होता है ये सैंपल साइज होता है, नंबर ऑफ पीपल इन अ सैंपल, या नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल. ऑल राइट. Yes, ma'am. यस मैम. और इसमें जो 10 लोग हैं, इसमें 10 में से हर एक आदमी जो है दैट विल बी कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग यूनिट और द एलिमेंट्री यूनिट. ठीक है ना. तो ये चीज आपके रैंडम सैंपल आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट इज पैरामीटर और स्टैटिस्टिक. पैरामीटर होता है जब हम किसी पॉपुलेशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक मेजर करते हैं. मान लीजिए आपको, मैंने बताया ना जैसे आपकी क्लास है, अभी मैं सिर्फ एक क्लास का एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन नॉर्मली पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, लैक्स में, करोड़ में. तो इसलिए उस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा. तो अब आपके पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में मुझे मान लीजिए मीन निकालना है पॉपुलेशन का. ठीक है. हाइट ऑफ द पीपल, उस सबका मीन निकालना है. ठीक है. तो ये हो जाएगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी पॉपुलेशन की, मीन इन टर्म्स ऑफ हाइट, दैट विल बी कॉल्ड एज पैरामीटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल राइट. अगर मैं इस 100 लोगों की बजाय मैं सिर्फ तुम्हारी क्लास के 10 बच्चों का हाइट लेती और उसका मीन निकालती, सैम्पलिंग मीन निकालती हूँ, उनका मीन निकालती, तो वो होता आपका स्टैटिस्टिक. 10 लोगों की हाइट का मीन होता स्टैटिस्टिक, और पूरी की पूरी क्लास की हाइट का मीन होगा क्या? Parameter. पैरामीटर. पैरामीटर. So a parameter is a descriptive measure of a population, while a statistic is a descriptive measure of a sample. Example, a normal bell-shaped curve of a population can be characterized by 2 parameters, the mean and the variance. हमने करा था ना कि जब पॉपुलेशन, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम किससे कैरेक्टराइज करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे लिखते हैं ना, n म्यू और सिग्मा, ऐसे लिखते हैं ना. तो ये जो म्यू होता है, दिस इज द मीन एंड दिस सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. और अगर हम म्यू सिग्मा स्क्वायर होगा तो दिस विल बिकम
वेरिएंस। ठीक है। A parameter is a descriptive measure of a population, while a statistic is a descriptive measure of a sample. A normal bell-shaped curve of a population can be characterized by two parameters, that is the mean and variance. If we draw a sample of size n from the above population, then the sample can be characterized by two statistics known as sample mean x bar and sample variance s square. अब हमारा जो है ये मान लीजिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसमें से कोई एक सैंपल ड्रॉ कर लेती हूँ। उस सैंपल का मीन है मान लीजिए एक्स बार और वेरिएंस है एस स्क्वायर। तो ये तो हो जाएंगे म्यू और सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर्स, एंड एक्स बार एंड एस स्क्वायर विल बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये कंपैरिजन चार्ट है। ठीक है, ये क्या मतलब वो है कंपैरिजन चार्ट कि पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है। पॉपुलेशन मीन जो है वो पैरामीटर होगी और सैंपल मीन जो है वो स्टैटिस्टिक होगा। सिमिलरली सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और इसी तरह से एस जो है वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। पी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा और पी हैट जो है वो सैंपल का प्रोपोर्शन होगा। एन जो है वो साइज ऑफ द पॉपुलेशन होगा और स्मॉल एन जो है वो साइज ऑफ द सैंपल हो जाएगा। ये इसको एक तरह से कंपेयर किया हुआ है। नाउ वी हैव सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बताइए। हमने ये करा था, ये भी करा था हमने फर्स्ट क्लास में, जब हमने डिस्कशंस करे थे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंसिडर किया था और शायद उसके बारे में डिस्कस भी किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, हाँ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ थियोरेटिकल और प्रोबेबिलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक is called its sampling distribution. Let x1, x2, xn be a random sample of size n. ठीक है, x1, x2, xn जो है वो रैंडम सैंपल हैं और हर एक का मतलब ये साइज जो है n है। एंड t, कैपिटल T क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, xn. Then the probability distribution of t is called a sampling distribution. ठीक है, देखो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम ना हमारे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, हम उस पॉपुलेशन के डिफरेंट सैंपल्स लेंगे। ठीक है, हेलो, यस मैम। ओके, यस मैम। ओके हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें हम जो है हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं। उन सैंपल्स को जब हम उन सैंपल के मीन को जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वो जो कर्व होगा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, दैट विल बी अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो if x1, x2, xn follows Bernoulli distribution with number of trial जो है इसमें 1 होता है और p is the probability। ठीक है, let t equals to summation xi, then t will follows binomial np, therefore the sampling distribution of t will be binomial distribution with parameter np। ठीक है, देखो वो जो बच्चे जिनकी क्लासेस लास्ट टाइम मिस हो गई होंगी उनको ये बात नहीं समझ में आएगी। देखो x1, x2, x1, x2 ये सब जो है
ये फॉलो कर रहे हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 1 एंड p। बर्नौली में तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 ही होंगे, और p क्या हो जाती है? probability of success। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो बर्नौली में होता है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं, दैट इज सक्सेस और फेलियर। ठीक है, तो p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा। लेकिन हम इसको, जैसे हम नॉर्मल को कैसे डिनोट करते हैं उसके पैरामीटर से, म्यू और सिग्मा स्क्वायर से, इसमें हमारे पैरामीटर्स होते हैं 1 और p, वेयर 1 इज द नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब 1 पे, जहाँ पे 1 है उस जगह, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारा ये 1 की वैल्यू, जितने भी बार हम ट्रायल्स करेंगे, मतलब जितनी भी बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही तुम्हारी 1 की वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो, मतलब 1 की जगह वो ये चीज आ जाएगी, मान लो अगर हमने 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट करा, तो यहाँ पे 1000 और p वो हो जाएगा जो भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर है। मान लो इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, हेड हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो हो जाएगी 0.5। ठीक है, हेलो, यस मैम मैम। एक बार फिर से। एक बार फिर से। यस मैम। ओके, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ क्लास में, अब चलो खैर कोई बात नहीं। देखो, मान लो तुम्हारा कोई एक रैंडम वेरिएबल है x1 जो फॉलो करता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बर्नौली ट्रायल है वो। बर्नौली को जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर से। बर्नौली को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या बायनोमियल को, कि ये फर्स्ट वाला जो होता है, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट वाला जो टर्म होती है, जैसे बी, और ये डैश और ये डैश। अरे कौन क्लास अटेंड ज्वाइन करना चाह रहा है इस वक्त? ठीक है, तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे आता है तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार तुमने एक्सपेरिमेंट किया, और सेकंड प्लेस पे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, सही है ना? अगर मान लो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तुमने करा 500 टाइम्स कॉइन को टॉस करने का, और हर बार तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कंसिडर कर रहे हो कि हमारा हेड आएगा, तो वी विल कंसिडर इट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब ये हमारी सक्सेसफुल, इसको हम सक्सेस मानेंगे, तो मतलब टेल को हम फेलियर मानेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5। तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, b 500, 0.5। लेकिन जब एक बर्नौली ट्रायल होता है उसमें एक ही बार ट्रायल हो रहा है, मतलब एक ही बार कॉइन टॉस हो रहा है, तो वहां पे हम लिखेंगे 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, वो 0.5 ही है। ठीक है, यस हेलो मैम। मैम। जी बताइए। मैम कितनी देर हो गई क्लास शुरू हुए? आधा घंटा हो गया है। मैम आप तो 1:30 पे कह रही थी क्लास। अरे भाई, 12:30 पे मंडे और थर्सडे, शायद 1:30 पे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे का टाइम अभी तक क्लियर नहीं है। खैर, अब इस चीज में टाइम मत वेस्ट करो, ये क्लास का डिस्कशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है। खैर, तो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारे अब कि ये B1P का क्या मतलब है? यस मैम, इसमें आ गया। ओके, अब तुम्हारा हम्म हेलो, हेलो, यस मैम। ठीक है। अब जो है तुम्हारा T क्या है, T इज समेशन xi। ठीक है, T इज अ फंक्शन ऑफ ऑल सैंपल्स, जितने भी सैंपल्स हैं उनका फंक्शन ही तो है T। तो इट विल कंटेन ऑल द मतलब सारे जितने भी सैंपल्स हैं वो इसमें आएंगे, तो T इज योर समेशन xi। ठीक है, यस मैम। हेलो, देखो तुम्हारे पास x1 x2 xn जो हैं वो सैंपल्स हैं। ठीक है, xn हमें जो है
हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, तो टी जो है वो सारे जितने भी सैंपल्स हैं उनका फंक्शन है। तो टी को हमने डिफाइन करा ऐसे समेशन एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, समझ में आ गया टी क्या चीज है? यस मैम। ठीक है, देन टी विल फॉलो बाइनोमियल n एंड p। हो जाएगा ये हमने करा है ना लास्ट क्लासेस में जब एमजीएफ निकाला था, भूल गए ना तुम लोग? मतलब इसके बाद, इसका मतलब ये है कि क्लास के बाद जाके कुछ नहीं पढ़ते हो क्लास का, है ना? मैम एसएन फॉलो कर रहा है ना, बायनोमियल एन और पी, एमजीएफ। देखो ये भी, ये मैंने तुम्हें बताया था, अभी अभी हमने डिस्कस करा कि EXI क्या हो जाएगा इसमें। ये बाइनोमियल, जब ये x1 x2 xn बर्नौली ट्रायल है विद पैरामीटर 1 और p, तो इनका मीन कितना हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 into p। ये हम कर चुके हैं ना बहुत बार क्लास में। p हो जाएगी इसकी मीन, है ना? ये हो जाता है ना 1 into p, जो पैरामीटर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है मीन। ठीक है, हेलो हेलो। Yes, ma'am. अब तुम्हारा यहाँ पे समेशन एक्स आई है, इन प्लेस ऑफ ई वी हैव टी विच इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ई एक्स आई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और ई एक्स आई कितना है? मीन। मीन की वैल्यू कितनी है? पी। पी तो है मीन की वैल्यू, अभी करा तो था 1 into p, दैट इज p। तो ये हो जाएगा समेशन p, और समेशन कितना है? फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज np हो जाएगा ना। वो समेशन की वैल्यू, समेशन की जगह आ जाएगा n, और p वैसा का वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा np। हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, यानी कि मीन ऑफ t कितना हो गया? np। ऐसे ही हम वेरिएंस ऑफ t निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा npq। ऐसे ही निकाल सकते हैं, बस उसमें हम वीक वेरिएंस कर देंगे, इन प्लेस ऑफ एक्सपेक्टेशन हम वेरिएंस ले लेंगे। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है? p इंटू क्यू होता है। जब n का वेरिएंस होगा तो वो npq हो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। अब जब इसका वेरिएंस, वो t का जो है मीन np आ रहा है और वेरिएंस npq आ रहा है, इसका ये है कि t follows बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर np, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है ना कि मीन जो होता है वो np हो जाता है और वेरिएंस npq हो जाता है। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बर्नौली जो है, समझ लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल केस है। वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n ट्रायल्स होते हैं और p जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। बर्नौली में सिर्फ एक ट्रायल होता है और p उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। ठीक है, हेलो। यस मैम। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहले ये बताओ, जिसको नहीं आई वो प्लीज वो दोबारा पूछ सकता है। मैम टी का मैम स्कैम समझ में नहीं आ रहा मैम। टी क्या चीज है? टी इज नथिंग बट, टी इज समेशन एक्स आई। जितने भी तुम्हारे सैंपल है उनका सम है टी। ठीक है, तुम्हारे पास सैंपल, ये जो तुम्हारा एक्स आई है, x1 x2 xn जितने भी सैंपल हैं, ये सब बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर 1 और p। बर्नौली में मीन हो जाता है p और वेरिएंस हो जाता है pq। ये सब जो है x1 x2 xn, ये सब बर्नौली ट्रायल्स हैं, तो सबका मीन p हो जाएगा, सबका वेरिएंस pq हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये जो t है विच इज द सम ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स,
तो इसका मीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू पी, और वेरियंस n इंटू पी क्यू, और एन पी जो होता है मीन होता है बाइनोमियल का विद पैरामीटर n और p, और वेरियंस एन पी क्यू जो होता है वो भी बाइनोमियल का ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये t जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर्स n एंड p। अभी भी Okay, क्लियर ma'am. नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं और उसमें क्या रिलेशनशिप होगा। देखो ये जो लास्ट में मैंने क्लासेस ली हैं उसमें ये चीजें सब बार बार बताई हैं कि कैसे आई ये सब चीजें, वो तुमने शायद मिस करी होंगी या तुम अभी रिलेट नहीं कर पा रहे हो। जो भी खैर जो भी तुम्हें मसला है तुम एक दफा पहले पुराना पढ़ना, फिर भी अगर कल को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तुम तभी समझ पाओगे जब तक तुम पहले का नहीं पढ़ोगे। क्योंकि ये तुम्हें एकदम नई टर्म्स लग रही होंगी कि ये बर्नौली क्या है, ये बाइनोमियल क्या है। वो यही वजह है क्योंकि तुम लोगों को पीछे का नहीं पता। वो ये वजह थी कि सेकंड सेमेस्टर मिस हो गया है, सेकंड सेमेस्टर में ये सब चीजें थी और वो अब तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सब ऐसे लगता है कि क्या क्या ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा बाहर से कोई टर्म आ गई निकल के। ये सब चीजें अगर तुम सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ते तो ये सब चीजें क्लियर होती। ये तो शायद अभी इतना वक्त भी ना लगता इन सब चीजों को बताने में। खैर, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड इट स्टैंडर्ड एरर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको ही हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? अंडर रूट वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो समझ लो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ही स्टैंडर्ड एरर है आपका। मान लीजिए आप किसी स्टैटिस्टिक का वो निकाल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं किसी स्टैटिस्टिक का, और आपको उसका स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, दैट विल बी स्टैंडर्ड एरर। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से वर्डली मीनिंग से क्या समझते हो तुम? डेविएशन है ना, कितना फर्क आ रहा है? कितना फर्क आ रहा है। तो वो जो फर्क होता है वो क्या होता है? वो एरर ही तो होता है ना। यस मैम। तो वो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम एज स्टैंडर्ड एरर। जी बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, the standard deviation of the sampling distribution of statistic is called a standard error. For example, if x1, x2, xn follows all these follows Bernoulli trials, ठीक है। अब देखो बर्नौली मतलब कि सिर्फ एक बार हम टॉस कर रहे हैं कॉइन, कुछ भी हो सकता है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ दो आउटकम्स हो, ठीक है। एक बार हमने उछाला और पी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है। हर जितने भी ये सैंपल्स हैं सब इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं विद पैरामीटर 1 एंड p। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम, ये तो आ गया। अब t क्या है? t है सम ऑफ ऑल दीज सैंपल्स, समेशन xi, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट t विल फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर np, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड एरर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एनपीक्यू। अंडर रूट एनपीक्यू हो जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? वेरिएंस का अंडर रूट। एनपीक्यू वेरिएंस का। हाँ, तो एनपीक्यू हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट एनपीक्यू हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर। वेरिएंस का अंडर रूट जो होता है दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर। अब तुम्हारा वेरिएंस क्या होता है? जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद पैरामीटर एनपीक्यू, विद पैरामीटर एनपी, तो वेरिएंस कितना हो जाता है? एन पी एनपीक्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्यू कितना होता है? 1 1 - p। तो ये हो जाएगा एन पी इंटू 1 - p। दैट विल बी योर स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। यस मैम। तुम लोग परेशान मत हो, अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तुम आज अच्छे से पढ़ लो, मैं कल को दोबारा पढ़ा दूंगी ये चीज, ठीक है। लेकिन आज जितना पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से समझो, फिर भी अगर कल को कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी।
लेकिन प्लीज पढ़ के आओ ताकि तुम लोग को समझ में आए, वरना ऐसे तो हवा में मैं तीर चला रही हूँ, किसी किसी के लग रहा है, वो किसी किसी के ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IID बर्नौली वेरिएट्स। ये जो IID टर्म है ये हम कितनी बार यूज कर चुके होंगे, बहुत सारी बार यूज कर चुके होंगे। जरा इसकी फुल फॉर्म बताना। इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। इसका क्या मतलब होता है? सबके जो भी पैरामीटर रहेंगे सेम रहेंगे, पैरामीटर मैम नहीं मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूशन Same. रहेगा, सारे इंडिपेंडेंट रहेंगे। सारे इंडिपेंडेंट रहेंगे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अच्छा, अगर हमें दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास और उन दो वेरिएबल में मेरा एक वेरिएबल जो है मुझे पता है कि इसका कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो बर्नौली ही है, वो बर्नौली वेरिएट है वो, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगी? और मेरे पास एक और वेरिएबल है x2, ठीक है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगी कि ये भी बर्नौली वेरिएट है? MGF इक्वल करके। वेरी गुड। किसने बोला ये? अब्दुल रऊफ। किसने बोला ये आंसर? वेरी गुड अब्दुल रऊफ। अगर हमें किसी दो वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और हमें ये शो करना है कि ये दोनों सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर एक का MGF हमारे पास है और हम दूसरे का MGF उसके इक्वल कर देंगे, या अगर हमें एक का MGF हमारे पास है भी नहीं, मान लो वो बर्नौली है या कुछ ऐसा है, नॉर्मल है, जिसका MGF पता ही होता है, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल अगर कोई है तो उसका MGF कितना होता है? ET²/2। वेरी गुड, ET²/2 है, होता है। तो अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है और हमने उसका MGF ET²/2 के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? वो वेरिएबल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल करेगा, क्योंकि ET²/2 जो होता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का MGF होता है। ठीक है, अब देखिए, let x1 x2 xn be a random sample from, मतलब कि ये जो है all these are बर्नौली ट्रायल्स या बर्नौली वेरिएबल्स हैं विद पैरामीटर 1 and p। t क्या है आपका? t is your summation xi, ठीक है, t is summation xi। we already know that MGF of xi is given by mxi t, this is equals to q plus PET। ये बताओ कि ये याद है कैसे आया था? मैम याद है मैम, P1 0 था, Q1 था। यस, वेरी गुड। P1 0 था, वो E की मतलब जब हम इसका MGF लेंगे, ये होता है ना MGF MXT, तो ये हम लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ E to the power TX, ठीक है, ऐसे होता है ना। अब यहाँ पे हमारा ये जो है x की वैल्यू एक बार 1 होगी और एक बार p होगी, वो 0 होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसमें एक बार जब सक्सेसफुल होगी, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी p होगी, और जब 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी q होगी। तो उससे हमें ये मिलता है q प्लस PET। और ये ना तुम्हें ये चीज ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है MGF जो है बर्नौली वेरिएट्स का, तुम्हें लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो तुम बैठ के डिराइव करने से रहे, है ना, और ये बार बार बहुत सारी बार यूज होता है। तो ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के, बर्नौली का हो गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का हो गया, या आपका नॉर्मल का हो गया, ये आप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि बार बार बैठ के आप जो है सॉल्व नहीं करेंगे बैठ के कि ये ऐसे ऐसे करके आएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, पता होना चाहिए कि हाँ कैसे आता है, लेकिन याद कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब तुम्हारा इसका क्या मतलब हो गया? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF ऑफ xi हो जाता है q प्लस PET। अब ये सारे xi's जो हैं, ये सारे xi's जो हैं, इनका सेम है MGF, यस मैम। है ना? यस मैम। अब मान लीजिए हमें किसका निकालना है? हमें तो t का निकालना है, t है हमारा वेरिएबल जिसका हमें MGF निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? t की जगह क्या सब पुट कर देंगे? समेशन EXI। समेशन xi।
समेशन एक्स आई, समेशन ई एक्स, हाँ समेशन ई एक्स आई की थोड़ी वैल्यू है, टी की वैल्यू है समेशन एक्स समेशन आई, एक्स आई तो ये हो जाएगा एम समेशन एक्स आई और इंटू टी। टी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m x1 प्लस x2 अप टू xn इंटू टी। ठीक है, यस मैम। है ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर m x1t इंटू सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, m xn t, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोगों को अगर डाउट है तो तुम मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ कैसे आया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्योंकि इन सब का एमजीएफ सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम टी टी की क्यू प्लस पीई टी इंटू क्यू प्लस पीई टी अप टू क्यू प्लस पीई टी। कितनी बार हो जाएगा ये? हर एक का एमजीएफ सेम है। ये समझ लो एम एक्स वन का था, हाँ ये एम एक्स वन का था, ये समझ लो एम एक्स टू का है, ये फिर आगे एम एक्स थ्री का अप टू ये एम एक्स एन का है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि टोटल हमारा एम टी टी जो हो जाएगा क्यू प्लस पी ई टी टू द पावर एन। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है ये? बर्नौली का होता है विद एन ट्रायल्स, बाइनोमियल हो जाता है ये। जब एन ट्रायल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स एन हो जाते हैं तो वो बाइनोमियल बन जाता है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ हो गया विद पैरामीटर्स एन और पी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि T इज अ बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर्स एन एंड पी। हो गई ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब तुम्हारा ये तो हमने सब कर दिया, यहां तक हमने कर दिया। नेक्स्ट इज पीएमएफ। क्या होता है भाई? पीएमएफ याद है? प्रोबेबिलिटी मास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हाँ प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये बताओ कि पीएमएफ किसका होता है, डिस्क्रीट का होता है या कंटिन्यूअस का होता है? डिस्क्रीट का होता है, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं तो वो हमारे पास डिस्क्रीट केस में होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में पूरी की पूरी एक कंटिन्यूअस लाइन होती है, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस इंटरवल होता है जिसके पर्टिकुलर हमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी होती हैं या प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो उसका क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी का फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। हाँ ठीक है, चलो तो अब हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसका निकालना है? एक्स बार का। हम यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहे हैं? सैंपल मीन का ही तो कर रहे हैं, है ना? ये जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, ये हम सैम्पलिंग मीन का निकाल रहे हैं, सैंपल मीन का निकाल रहे हैं फॉर बर्नौली वेरिएट्स। जो बर्नौली वेरिएट्स हैं उनका सैंपल मीन निकाल लिया हमने, उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें उसकी पीएमएफ निकालना होगा ना? यस मैम। ठीक है, तो अब ये है हमारा पीएमएफ ऑफ एक्स बार कितना हो जाएगा? समेशन एक्स आई अपॉन एन, वेयर समेशन एक्स आई क्या है? टी है, तो ये टी अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स बार प्रोबेबिलिटी टी अपॉन एन इज इक्वल्स टू एक्स बार, है ना? ये हमने कैपिटल एक्स बार को
किससे रिप्लेस कर दिया, टी अपॉन एन से रिप्लेस कर दिया, है ना। यस मैम। तो ये प्रोबेबिलिटी टी कितनी हो जाएगी, एन एक्स बार हो जाएगी। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी के टी जो है आपका कौन सा वेरिएबल है, बर्नौली। बायनोमियल। बर्नौली ही है समझ लो, लेकिन एन ट्रायल्स होते हैं तो वो बायनोमियल बन जाता है, ठीक है। अब हमें बायनोमियल का पता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यही तो होता है एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। देखो फिर वही बात हो गई ना कि वो पिछला, क्योंकि पिछला याद नहीं है तो इस वजह से ये रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ये एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। देखो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ये यहाँ बर्नौली की जो फॉर्म होती है, उसकी बायनोमियल की जो फॉर्म होती है ना, वो ये होती है एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो तुम्हारा कि यहाँ पे n जो है, n तो n ही है, लेकिन x की जगह है हमारा एन एक्स बार, ठीक है। तो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x की जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा, एन एक्स बार, और यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, एन एक्स बार। तो सेम वही हो जाएगा, बस हम हर जगह x की जगह एन एक्स बार से रिप्लेस कर देंगे। तो व्हाट वी विल गेट, एन सी एन एक्स बार पी टू द पावर एन एक्स बार, और ये जो 1 माइनस पी होता है ये क्यू होता है, तो चाहे तो क्यू लिख लो चाहे 1 माइनस पी लिख लो, और रेज टू द पावर एन माइनस एन एक्स बार, ठीक है। अब इसमें जैसे उसमें होती है, उसमें यही होता है ना कि x की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचो, जब हम उसका पीएमएफ डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही तो डिफाइन करते थे कि अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू स्मॉल x है तो यही तो होता था एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर 1 एन माइनस एक्स। यहाँ पे जो है t है हमारा वेरिएबल और उसको हमने इक्वल माना है एन एक्स बार के, उसको एन एक्स बार पॉइंट पे उसकी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, एन सी एन एक्स बार पी टू द पावर एन एक्स बार 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस एन एक्स बार। मतलब हमने हर जगह x को रिप्लेस कर दिया एन एक्स बार से, और वहां पे x की वैल्यू कितनी होती थी, 0 1 2 3, डिस्क्रीट होता था ना वो, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 होती थी। यहाँ पे क्योंकि हमने x को ही रिप्लेस कर रखा है एन एक्स बार से, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एक्स बार की वैल्यू होगी 0 1 2 3, या फिर x बार की समझ लो वैल्यू हो जाएगी 0 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन, और लास्ट वैल्यू हो जाएगी 1। तो मतलब हमने इसका जो है पीएमएफ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो बनाया है सैंपल मीन का, इसे कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैंपल मीन एंड वेयर वेरिएबल्स आर बर्नौली, ठीक है, क्लियर। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, आज जाके सब जो है ये पढ़ेंगे, ठीक है, और कल को सबसे पहले मुझे क्लास में आके बताएंगे कि हमें ये डाउट हुआ इसमें, या ये पॉइंट अगर कोई तुम्हें छोटे से छोटा माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट भी लगे ना, और कि ये नहीं समझ में आ रहा और तुम्हें ये लगे कि ये जो है पूछेंगे तो डांट पड़ेगी या मैम कुछ कहेंगी, तो प्लीज ऐसा कुछ मत सोचना, आके मुझसे पूछ लेना कल को, ठीक है। लेकिन प्लीज प्लीज पढ़ के आओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम्हारा एक सेमेस्टर पूरा निकल चुका है, वो बर्बाद हो चुका है, उसमें जो है तुम्हें कुछ नहीं आता है उस सेमेस्टर का, तो तुम्हें इस सेमेस्टर में अगर डबल मेहनत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम 125% तो दो अपना। अगर 200% नहीं कर सकते वर्क तो 1.25% तो दे सकते हो ना, मतलब उस चीज का। हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, 2 सेमेस्टर का तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उससे तो ज्यादा करना ही पड़ेगा, जितना तुम नॉर्मली एक सेमेस्टर में करते थे उससे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें 2 सेमेस्टर का एक ही बार में कवर करना है। और अगर ये सोचो कि अगर तुमने अभी ढंग से नहीं मेहनत करी ना, तुम्हारा बीएससी फाइनल ईयर जो स्टैट्स मेन वाले हैं खास तौर से उनके लिए, उनका बीएससी फाइनल ईयर भी है, उन्हें मास्टर्स भी करना होगा, उनका सब खराब हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले भी
ये सोचें कि स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज होती है, वो उन्हें फाइनल ईयर में भी पता चल जाएगा और जो लोग आगे मास्टर्स करेंगे उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड वाले होंगे उनको एक एज मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड वाले लोग। यस मैम। अभी भी ऐसा होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के सब लोग जो हैं हमारे डिपार्टमेंट आते हैं रिसर्च वाले, चाहे वो आर्ट्स के हों चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हों, कुछ ना कुछ उन्हें एनालिसिस वगैरह कुछ वर्क जो है वो हमारे डिपार्टमेंट से ही हो पाता है उन लोगों का। स्टैटिस्टिक्स जो है इस टाइम समझ लो हर फील्ड में यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लो, बल्कि अपनी किसी भी पढ़ाई को हल्के में मत लो, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, जो भी तुम कर रहे हो अच्छे से करो। ओके मैम। चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। यस मैम। 1 मिनट अभी लीव मत करना क्लास, मैं वो लूंगी अटेंडेंस स्क्रीनशॉट, देखती हूँ कितने लोग हैं क्लास में। ये कौन था लास्ट में जिसकी, सैयद उस्मान। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।